साथी आते हैं, कोई भी रिक्रूटमेंट होता है, उसका रिटेंशन रेशियो जो है, रिटेंशन रेट जो है वो LIC में काफी ज्यादा पुअर है। और ये एक बड़े यहाँ से रिटायरमेंट के बाद में जो अगली पीढ़ी है, हम लोग को चार्टर के अंदर शायद उस पीढ़ी के बारे में, उन लोग के बारे में भी सोचना पड़ेगा और उन लोग के बारे में भी बात इस चार्टर के अंदर उठाई गई है। चार्टर को हम लोग ने 2 पार्ट में लिया हुआ है। द फर्स्ट वन इज कोर इशूज, जिसके अंदर आपको 11 कोर इशूज मिलते हैं, जिसमें संगठन की भी डिमांड है और संगठन आगे का रास्ता, रोड मैप यहाँ से तय करता है। इन कोर इशूज के अंदर आपको ये भी मैं बता दूं, फेडरेशन का काम करने का तरीका, फेडरेशन अभी टॉप लेवल पे ऑल इंडिया के साथ में भी और क्लास एसोसिएशन के साथ में भी, उनकी टॉप लीडरशिप के साथ में भी ये जो चार्टर था उन लोग की तरफ से पेश है और हम लोग का भी काफी डिस्कशन होता है। तो जो कोर इशूज हैं, 2-3 कोर इशूज काफी कॉमन है, वो क्लास 1 के भी है, क्लास 3 के भी है, उसमें भी है, तो उनका हम लोग ने ज्यादा एलोबरेशन में नहीं जाएंगे। दोज आर द कॉमन डिमांड्स। उसके बाद में 57 टोटल 57 हम लोगों ने इश्यूज को रेस किया हुआ है और जो डिमांड के अंदर है, इन इश्यूज को अगर हम लोग देखेंगे तो इसके अंदर हम लोग तो PCR को टच करने से लेकर, PCR के टच करने से लेकर, सर्विस रूल से लेकर, स्पेशल अलाउंसेस से लेकर हर बिंदु को छुआ गया है। शॉर्ट में हम लोग एक बार एक रीडिंग लेके चलेंगे कि एक पे स्केल के ऊपर अगर ले रहे थे तो सबसे पहला आया था पे स्केल, जिसमें कि फेडरेशन की तरफ से 1 अगस्त 2022 से के पहले का जो कुछ भी है, जहां से हमारा डिसाइड होता है, टोटल वहां DA का टोटल कंप्लीट मर्जर और 100% के साथ में वो चलना, और फेडरेशन ने अपनी तरफ से एक वर्कआउट करके उसका आप लोग को सैलरी का रेशियो भी दे रखा है। ये पॉइंट है, ये एक रेगुलर फीचर है, इसको जो लोग एकेडमिक में हैं वो सब लोग वर्कआउट भी कर लेंगे कि एक गवर्नमेंट अफसर लास्ट में कितने इंक्रीमेंट के साथ में कहाँ तक पहुंचेगा, जो फेडरेशन की तरफ से है। उसके बाद में मेथड ऑफ फिक्सेशन में हम लोग अगर जाएंगे तो अभी क्या हुआ था कि लास्ट चार्टर के अंदर हम लोग ने 7 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट्स को बात करी थी। जैसे हम लोग की जो जिनकी सर्विस लेंथ ज़्यादा है, एज ज़्यादा आ गई, वहाँ से सर्विस लेंथ के साथ में स्टैग्नेट होने लगती सैलरी। 7 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट की बात करी थी, लास्ट चार्टर में डिमांड थी, लेकिन उस चार्टर में हम लोग की इस डिमांड को नहीं लिया गया था और हम लोग को 5 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिले हुए थे। तो 5 स्टैग्नेशन जो इंक्रीमेंट मिले हुए थे, उस स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट में भी जो 5वां स्टैग्नेशन का इंक्रीमेंट लगता था, वो पहले 4 लग जाने के बाद में दूसरे साल पे लगता था और 3-3 साल के होते थे। तो फेडरेशन ने इस बार फिर से डिमांड करी है कि हमको ये स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट जो लास्ट उसमें टच नहीं किए गए थे, इस बार 7 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट दे दे और उनका टेन्योर 2 साल का रख दे। इसके साथ में हर 2 साल पे रखें और इसके साथ में जो एक रिलैक्सेशन की भी हम लोगों ने डिमांड करी है कि रिलैक्सेशन जो है 5% 2 साल एग्रीगेट PCR के ऊपर आना चाहिए अगर हमारी उम्र 50 साल की हो गई है। तो आप लोग बात को समझ पाए कि अगर हमने 50 इयर्स की एज को पार कर लिया है, इसी कॉलम में हम लोग लेके चले अपनी डिमांड को, तो हमारी जो भी PCR है उसके अंदर 5% तक का रिलैक्सेशन दे दिया जाए। और ये सारी बातें जब आप लोग देखेंगे तो कई बार आप लोग को लगेगा, आप लोग किससे जो DCs में बड़े मंचों पे, छोटे मंचों पे जो आपस में बातचीत में होते थे, उन सारी भावनाओं को लेकर समेट के चलने वाला ये हम लोग का चार्टर है। और अगर हम इसको 55 इयर्स की एज ग्रुप में आ गए हैं तो 10% PCR के रिलैक्सेशन की डिमांड इस तरफ से की गई है। DA की है तो DA बिल्कुल सिंपल से हम लोग जाएंगे कि सारा अगस्त 2022 तक मर्ज करके, और जो बेस फार्मूला 1960 वाला था 100 का, वहां से फिर एक रीस्टार्ट को लेना है। एक महत्वपूर्ण डिमांड है जिसका इसके अंदर एलोबोरेशन नहीं है, संगठन के अंदर जब हम लोग के डिस्कशंस आए उसके अंदर एक बात आई, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के ऊपर जब चर्चा चली तो इसमें यह आया कि क्या हम लोग इस सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। तो एक एज ए न्यू डिमांड में आप ये समझ सकते हैं कि हम लोग ने भी एक रनिंग स्केल की बात करी। रनिंग स्केल के आ जाने के बाद में ये जो स्टैग्नेशन का कोई भी एक हर्डल है या इस तरीके का है, वो चीजें खत्म होंगी और ऑटोमेटिकली हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते चले जाएंगे। एक ये रनिंग स्केल उसके ऊपर है। उसके बाद में एक स्पेशल इंक्रीमेंट की बात करी गई है।
स्पेशल इंक्रीमेंट हम लोग बार बार उठाते रहे हैं। 1997 में जो वेज रिवीजन हुआ था उसमें फर्स्ट इंक्रीमेंट आगे के एडजस्ट करने के चक्कर में जो फर्स्ट 3 स्टेजेस थी उनका एक मर्जर कर दिया गया था। तो उनका 3 स्टेजेस का एक साथ मर्जर कर जाने के बाद में वो शॉर्ट टर्म में उसका बातों का पता नहीं चला, बट बाद में जब वर्कआउट उसके ऊपर किया गया तो उसके अंदर हमारे साथियों ने एक इंक्रीमेंट का लॉस चाहा था। आज की तारीख में अगर वो मर्जर नहीं होता, उस तरीके से चल रहे होते, तो आज की तारीख में हमारे सारे साथी जो 1997 ऑनवर्ड्स के हैं वो लोग एक इंक्रीमेंट ऊपर चल रहे होते। तो अगेन ये हम लोग की तरफ से स्पेशल इंक्रीमेंट की डिमांड इसके अंदर गई हुई है कि जो है उनके लिए ये दे दिया जाए। अच्छा, एरियर्स आप पे ये हम लोग को वी वर लकी, और फेडरेशन का एक पिछली बार बहुत बड़े अचीवमेंट्स में जिसको हम लोग मानेंगे कि हम लोग को फर्स्ट टाइम पे 100% रिलीफ के साथ में एरियर मिला हुआ था। इस बार भी फेडरेशन की डिमांड वहीं पर है। मैंने इंद्रेश जी आपसे कह रखा है 1:25 में मेरे निकल करना है। अभी कितना है? हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। 15 मिनट। अच्छा, हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे। इसमें ये एक बात और आई थी, अनहोली आई थी फेडरेशन की। ये एक बहुत बड़ी जीत रही कि ये फर्स्ट टाइम हम लोग के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि एरियर्स हम लोग को कॉस्ट फ्री मिले। एरियर्स कॉस्ट फ्री मिलने के साथ में भी एक बात उसके अंदर जुड़ी हुई थी कि अगर किसी साथी का एरियर या जो वहां से हम लोग का वेज रिवीजन का जो भी हुआ, मान लिया जुलाई में सेटल हुआ, मान लिया किसी साथी का मार्च के अंदर या वेज रिवीजन का सेटलमेंट आया, तो उस पूरे फाइनेंशियल ईयर के बेस रिवीजन को हम लोग के उस कास्ट के अंदर जुड़ जाना था। या ये कह लीजिए कि जुलाई में अगर किसी का हुआ है तो पिछले 4 महीनों का जाना था, मार्च में हुआ तो पिछले 11 महीनों के साथ में। तो जिनकी अप्रेजल की क्लोजिंग मार्च में थी उनको तो पूरे साल भर का वैसा रहा। उसके पहले जो थी उनकी कम पेनाल्टीज रही, और बहुत से लोग जो कंप्लीट कर चुके थे उनकी अप्रेजल की रीओपनिंग की आई। तो इस बार फेडरेशन ने ये भी डिमांड करी है कि जो भी हमारी वेज की कट ऑफ डेट आएगी, अप्रेजल वही से माना जाएगा इफेक्टिव फॉर फ्यूचर। और जब वो इफेक्टिव माना जाएगा उसमें भी हमने अगली डिमांड ये दे दी है कि रिलीज इन पीसीआर इन 3 कॉन्स्टिट्यूटिव अप्रेजल ईयर्स। कि जब वेज का सेटलमेंट हो गया, इस बार आप लोग कोई बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना किसी का? हम लोग को बार बार ऊपर से समझाया गया, डे नाइट ऑनलाइन मीटिंग्स करके 15-15 मिनट की नोटिंग्स है कि चार्टर के बारे में हर मेंबर को एजुकेट करना है, और ये देखना और समझना हर मेंबर को जरूर है, या हम लोग को समझा देना है कि हमने क्या मांगा है। क्योंकि आज जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं, जैसे हमारे मंडली सचिव जी ने भी कहा, थोड़ी सी कम अच्छी। हम बातें करेंगे तो ये चीजें अभी दौर आने वाला है, इसलिए इन चीजों को गंभीरता से सुन लेना है। अगर बोरिंग जाएंगी तो बीच में चुटकुले सुना जा सकते हैं, लेकिन टाइम कम है, राइट? तो हमने क्या किया कि वेज रिवीजन के सेटलमेंट के बाद में नेक्स्ट डिमांड हमारी ये प्लेस हुई। इस बार का वेज रिवीजन का इफेक्ट सारे भाइयों ने महसूस किया था, और हर आदमी की कॉस्टिंग कम से कम 15-20% ऊपर ला के उसने पिछले साल के अपने स्कोर को सेटअप किया था। तो हमारी तरफ से कहा गया है फेडरेशन की तरफ से कि अगले 3 सालों तक हम लोग को पीसीआर के अंदर भी एक रिलैक्सेशन दे दिया जाए, ताकि अगर हम उसको मीट आउट नहीं कर पाते हैं तो उसको हम लोग कैसे लेके चलेंगे। इसका इम्पैक्ट, इसके बारे में आप लोग देखेंगे जाके, तो कुछ डेवलपमेंट्स टास्क टर्मिनेशन से लेके सारी चीज़ें आई, तो उन चीज़ों के ऊपर भी हम लोग ने इम्पैक्ट के बारे में लेके चर्चा करी है। और ये कहा है साथ साथ कि अगर आप LIC अपने मार्केटिंग के डेटा के अंदर कहीं पर भी बोलती है तो ये कहती है कि हमने प्रथम बीमे के लिए, या बीमे की जो प्रथम प्रीमियम के रूप में जो प्रीमियम इकट्ठा करी, वो चाहे सिंगल जाति हो चाहे नॉन सिंगल जाति हो, कलेक्शन वो 100% को वहाँ पर शो करती है। हमने ये कहा है, फेडरेशन ने कहा है कि अगर आप वहाँ 100% की बात करते हैं तो हमें भी 100% का हर चीज़ के अंदर आप उसका क्रेडिट हमको भी दीजिए। तो और उसके साथ में इसका जो भी इम्पैक्ट आएगा, तो दिस रिवीजन मस्ट एंटायर ऑटोमेटिक एब्जॉर्बेशन ऑफ, और इसी के अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु को लिया गया है, जो हम लोग की तरफ से डिमांड चलती थी, या इधर की भी तरफ हमारे कुछ साथी एक आधे BRS के लिए गए,
बहुत सारे साथियों को यहाँ पर कोरोना के कारण डिसइंसेंटिव वगैरह में छूट भी मिली। डिमांड इसी के अंदर है कि हमारे साथियों को अगर कोई आदमी PCR या उस टास्क को पूरी नहीं करता है तो ऑटोमेटिक एब्जॉर्प्शन इसके अंदर हम लोग का लिया जाए। और एक 55% का आफ्टर एज ऑफ 50 और वो लेने की एक बात है। और यह ये कहा है कि 50 साल उसके बाद में हमारे प्रीमियम को 25 लाख के शेड्यूल फर्स्ट ईयर प्रीमियम के ऊपर आप स्टैग्नेट कर दीजिए कि 25 लाख आपके सर्विस लेन का 50 एंड ऊपर निकल जाएगी। एक ये भी डिमांड चलती थी सबकी, तो वो भी एक किया गया है। जॉब सिक्योरिटी के लिए अंदर जो बात रखी है वो है। उसके बाद में क्लास 3 एक एनोमली और आई थी कि हमारे कुछ साथी क्लास 3 से भी आते हैं, मार्केटिंग के अंदर आते हैं। तो जब कहीं मार्केटिंग के अंदर से आते हैं या हमारे जब साथी यहाँ से जाते हैं तो वहाँ पर कुछ साथियों को, जो लोग उधर से आए थे, असिस्टेंट थे LIC में और उनके सर्विस लेंथ या उन चीज़ों को स्केल बराबर ना ले पाने का उनको भी 1-2 इंक्रीमेंट का नुकसान था। हम लोग ने यहाँ पे मांगा है कि अगर हम लोग क्लास 3 के अंदर एग्जाम में जाते हैं तो हमारा जो सैलरी प्रोटेक्शन है वो फिर किया जाए। उसके बाद में हाउस एंड अलाउंसेस है, ये आप सब लोग देख सकते हैं, वो डिमांड इसके लिए है। स्पेशल अलाउंसेस में अगर आ जाएंगे तो पिछली बार हम लोग ने 3200 रुपये का एक वो मांगा था, 3200 रुपये का एक टाइम मांगा था, वो देखने की बात है। मैं अलाउंसेस में जाएंगे तो स्पेशल एरिया, कॉस्ट फ्री, कॉस्ट, बहुत सारे बिंदु हैं जो इसके अंदर आप लोग को लेकर चले जाएंगे। जिसके अंदर महत्वपूर्ण बिंदुओं में जाएं तो छोटी छोटी डिमांड हुआ करती थी हम लोग की, पेट्रोल, कूपन, इन सब बातों के ऊपर है मेनली ये फोकस। ये चार्टर अगर हम लोग मैनेजमेंट के साथ में मिलकर इसको अच्छा लागू कर सके, 98% लागू कर सके, 95% लागू कर सके, तो मैं समझता हूँ कि फेडरेशन की तरफ से आप सब लोग के लिए एक ड्राइव पाथ है और उस पर आप सब लोग सुरक्षित हैं और अच्छे भाव में चल सकेंगे। 2 बातें आप लोग को और आगाह कर दी है। मंडल का मुखिया हूँ, कॉल्स एजेंट्स की तरफ से चल रही हैं, विश्राम, और ये हम सब के मन के अंदर ये बैठ जाना चाहिए। आज हमारे भी मंडी सचिव की तरफ से बताए गए, वी आर नॉट अगेंस्ट द मैनेजमेंट। इन हाउस हम लोग बात करेंगे, बाहर की लड़ाइयाँ ज़्यादा बढ़ी, आगे हम लोग को जुड़ना पड़ेगा। अभिकर्ता साथियों को भी हम लोग को ये समझाना है कि अगर IRDA की लड़ाई के चक्कर में वो LIC को कोई डेंट दे रहे हैं तो 930 का शेयर 617 में जवाबदेही हम सबके ऊपर नहीं पड़ रही। 3 महीने के बाद की जब रिपोर्ट आएगी तो फिर से ये आंकड़े आएंगे कि हाउ मेनी पॉलिसीज LIC हैज सोल्ड, क्या आएगा। उन लोगों को भी ये आगाह करना है कि आप लड़ाइयाँ लड़ें, लेकिन बिजनेस को, LIC को और ज़्यादा संकट में डाल के लड़ाइयाँ न लड़ें। जहाँ पर जोर जबरदस्ती हो रही है यूनियन की तरफ से, वहाँ पे आप लोग थोड़ा सा स्टैंड लीजिए। पब्लिक कोई ग्रीवांस मत होने दीजिए अगर अभिकर्ताओं की तरफ से एक्टिविटीज में। अब समय हम लोग का पूरा हुआ है, इसमें बिंदु बहुत सारे थे। अगर नंबर मेरा इस लाइन से सारे लोगों के मोबाइल आप लोग के पास में मिलेंगे। किसी भी साथी को कोई एकेडमिक, किसी के भी मन में आए कोई चर्चा छूट गई है, कोई डिमांड छूट गई है, उसके लिए स्वागत है। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी अखबारी को विराम देता हूँ। पेंशन से लेके जैसा कि एलिबरेट करके सारे पॉइंटों को उन्होंने बताया, मैंने भी एक DC के ग्रुप में 56 पॉइंट का 2 लाइन का ये निकाला हुआ है। और ये इसलिए कहा गया था कि खाली अभी आप शेयर ना करें, यहाँ सुनने के बाद उसको शेयर करें। 56 पॉइंट को इन्होंने शॉर्ट में एलिबरेट करे हैं, तो सारे पॉइंट उसके अंदर लिखे हुए हैं। उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन होता है तो अभी जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि हम सब लोगों को 24 घंटे ऑन रहते हैं, कोई कंफ्यूजन हो, आगे की कोई भी कॉल आती है, आगे की कोई लड़ाई आती है, हम सब लोगों को मिलकर संगठित होते ही लड़ना है। एजेंट उस पर भी उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, LIC को नुकसान पहुँचा के हम कोई चीज़ को जीता नहीं जा सकते। LIC के साथ में रह के, LIC के साथ में कार्य करके ही हम अपनी किसी भी जीत को जीता जा सकता है, किसी की लड़ाई को। लेकिन जो विरोध, जो प्रदर्शन अभिकर्ताओं द्वारा चल रहा है, एक तो इतने गंदे मैसेज भी आए हैं एजेंट एसोसिएशन के, मैं उसको शेयर नहीं करना चाह रहा हूँ।
समय को देखते हुए हमारे बीच में नॉर्थ सेंट्रल जोन के ज्वाइंट सेक्रेटरी अमिताभ दीक्षित जी भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा सूक्ष्म में वो अपना वक्तव्य करें। आदरणीय अमिताभ दीक्षित जी। धन्यवाद। थोड़ा पास आ जाइए। आगे उसकी वजह है 3 दिन से गला खराब है, ज़्यादा जोर से बोलूँगा तो आगे एक हफ्ता और खराब है। सभा संचालक आपके मंडलीय सचिव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी का, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को एक चार्टर के बारे में समझ किया। मैं स्वागत जो है अपने PKSLD के सेक्रेटरी आलोक तिवारी जी का भी करता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि ये जो आज चार्टर का प्रेजेंटेशन हुआ है, ये किसी तरीके से हर बार होता है, लेकिन अब की बार आप सभी लोगों को यहाँ पर बुलाने का कारण क्या है। एक बहुत छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। एक बार गांव में एक तालाब खोदा गया और तालाब को दूध से भरने की बात हुई और सबसे कहा गया कि रात में 1 लोटा दूध आप उसमें डाल दीजिएगा। सुबह जब उठ करके देखा गया तो तालाब में दूध नहीं था, पानी था। हर व्यक्ति ने यह सोचा कि मैं पानी डाल देता हूँ, बगल वाला जो है वो दूध डाल देगा। आज स्थिति वही है। ज़्यादातर ब्रांचों ने सोचा कि फलानी ब्रांच है, पास की है, पहुँच जाएंगे, हम दूर की ब्रांच है, कोई बात नहीं। ये गैदरिंग आज यहाँ से वहाँ तक होनी चाहिए। ये गैदरिंग आप सभी लोग जो है अपने साथियों को बताइएगा, क्योंकि ये आज पहली स्थिति है, ये आज पहली लड़ाई है। इसके बाद क्लास 3 का भी चार्टर प्रेजेंटेशन होगा, क्लास 1 का भी चार्टर प्रेजेंटेशन होगा और उसके बाद तीनों चार्टर्स को आपस में मिला करके एक जॉइंट फ्रंट भी बने, जिसमें जितने कॉमन डिमांड्स हैं उन कॉमन डिमांड्स को लेकर के फिर हम लोग यहीं पर आकर के जो है 1 2 3 4 होशियार होशियार के नारे आगे लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो चार्टर दिया गया है ये अगस्त 2022 से दिया गया है। हम लोगों की जो सैलरी ड्यू हुई है, जो वेतन का पुनरीक्षण हुआ है, वो अगस्त 2022 से हुआ है। तो अभी ये बहुत लंबी चलेगी। आप लोगों ने गौर अगर किया हो, अखबार पढ़ते होंगे, GIC का चार्टर कब सेटल हुआ? परसों हुआ है और आप लोगों का सेटल बहुत पहले हो गया था और दोनों का सेटल एक साथ ही होता है। यानी नया चार्टर नई डेट आने के बाद उनका पुराना सेटल। हम लोग लकी थे कि हम लोगों का मार्च से पहले ही हो गया, ठीक है ना। बाकी अभी लड़ाई, जो असली लड़ाई आनी है, वो असली लड़ाई है। इन्होंने कहा 13 लाख अभिकर्ता। अब जरा आंकड़ों पर जाइएगा कि ये 13 लाख अभिकर्ताओं को अगर जो है बाइफरकेट करें तो 13 लाख में से लगभग 20% अभिकर्ता आप केवल निकाल दीजिए, अलग कर दीजिए, यानी लगभग 2.5 लाख। 2.5 लाख ये वो अभिकर्ता हैं जो भारतीय जीवन बीमा निगम के 80% के काम को करते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी कि अगर जो एक्सपोजर ड्राफ्ट IRDA दे रहा है और उसको कायदे से इम्प्लीमेंट कर दिया उसने 4 ही पॉइंट पर बात करी है। उन्हीं 4 ही पॉइंट पर मैं भी केवल जरा सी बात करके अपनी खत्म करता हूँ कि आगे स्थिति क्या भयावह आ सकती है। मैं आपको डराना नहीं चाहता, केवल आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ। पहला पॉइंट उसने लिया है, कमीशन को टच किया है और कमीशन को किससे जोड़ा है उन्होंने? CTC, जो आजकल के नए लोग हैं सब CTC जानते होंगे, कॉस्ट टू कंपनी। वो कमीशन को कॉस्ट टू कंपनी के रूप में लेना चाहते हैं, यानी कि जो भी बेनिफिट्स बाय वे ऑफ पारितोषिक के रूप में, प्रतियोगिता के रूप में, ग्रुप इंश्योरेंस के रूप में, अलग अलग तरह के जो भी चीजें मिलती है वो सब कमीशन का पार्ट बनाना चाहते हैं। इसमें लड़ाई चालू हो गई और